एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रहा इसरो ने किया सबसे भारी रॉकेट इंजन का परीक्षण। वहीं गगनयान बढ़ाएगा भारत की शान। फरवरी में होगी गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में इसरो के सबसे भारी रॉकेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV Mk3 ने व्यावसायिक मिशन के लिए उड़ान भरी थी। GSLV Mk3 की यह ऐतिहासिक उड़ान थी। अपने पहले व्यावसायिक मिशन पर इसने OneWeb के 36 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में सफलता के साथ स्थापित किया था। 5796 किलोग्राम के पेलोड के साथ भारत में पहले कभी कोई रॉकेट नहीं उड़ा। प्रक्षेपण के लगभग 20 मिनट बाद सभी 36 उपग्रहों को 601 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसके साथ ही इसरो ने कमर्शियल स्पेस सेक्टर में एक नया अध्याय लिख दिया है। वहीं अब इसरो ने फिर से अपनी काबिलियत दिखाते हुए एक बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी IPRC के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट केंद्र में C-20 इंजन का उड़ान संबंधी परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। ये इसरो के सबसे भारी रॉकेट का इंजन है। इसरो की ओर से LVM-3 मिशन के लिए इस इंजन का निर्धारण किया गया है। इस मिशन के तहत OneWeb इंडिया 1 के अगले 36 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। OneWeb के इन उपग्रहों को अगले साल की शुरुआत में LVM-3 पर इसरो के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। दोस्तों, इसरो की तरफ से किए गए इस रॉकेट इंजन के सफल परीक्षण के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी खबर के बारे में बता देते हैं जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे, साथ ही इसरो पर गर्व भी महसूस करेंगे। दोस्तों, इसरो के गगनयान मिशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अगले साल फरवरी से भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए कई परीक्षण उड़ानें शुरू करेगा। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक R उमा महेश्वरन ने बताया कि अंतरिक्ष एजेंसी ने चालक दल के मॉड्यूल के परीक्षण के लिए वजनी चिनूक हेलीकॉप्टर और C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान को तैनात करने की भी योजना बनाई है। मॉड्यूल के जरिए गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए कक्षा में ले जाएगा। R उमा महेश्वरन ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली के डिजाइन को पूरा कर लिया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करते समय क्रूज सर्विस मॉड्यूल में रहने की स्थिति सुनिश्चित करेगा। दरअसल अगले साल दिसंबर में मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान को अंजाम देने से पहले इसरो ने कम से कम 17 अलग अलग परीक्षणों की योजना बनाई है। उमा महेश्वरन ने कहा कि क्रू मॉड्यूल और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली को डिजाइन करने का काम चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को री एंट्री के दौरान भी सहज महसूस करना चाहिए, क्योंकि तब अंतरिक्ष कैप्सूल के बाहर का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। उमा महेश्वरन ने बताया कि क्रू मॉड्यूल पूरा हो गया है, जहां अंतरिक्ष यात्रियों को बैठना और उड़ना है और निर्माण का काम जारी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली परियोजना का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि यह क्रू मॉड्यूल में परिवेश में रहने की स्थिति प्रदान करता है। हमें ऑक्सीजन प्रदान करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है और नमी को दूर करना है, तापमान बनाए रखना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि आग का कोई खतरा ना हो। ये एक बहुत ही जटिल तकनीक है जो कोई भी देश हमें नहीं देगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली को स्वदेशी रूप से विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उमा महेश्वरन ने कहा कि हमारे पास डिजाइन करने की क्षमता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमने सभी डिजाइन को पूरा कर लिया है और अब ये साबित करने का समय है कि जो कुछ भी डिजाइन किया गया है वो पर्याप्त रूप से सुरक्षित है। उमा महेश्वरन ने बताया कि इस अंतरिक्ष उड़ान के लिए 4 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और उन्होंने रूस में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण पहले ही पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि शॉर्ट लिस्ट किए गए अंतरिक्ष यात्री वर्तमान में बेंगलुरु में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में आगे के प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं। दोस्तों, गगनयान मिशन इसरो का पहला स्वदेशी मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा और इसकी सफलता भारत को ऐसा करने वाले चौथे देश में शामिल कर देगा, जिसमें अभी अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं।
गगनयान की सफलता से स्पेस फ्लाइट मिशन के साथ साथ और भी कई प्रयोग हो सकते हैं। ये मिशन भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के सपने को भी ज्यादा गति देगा। इसरो इस अंतरिक्ष यान का विकास कर रहा है और रूस अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में मदद कर रहा है और इसमें अपनी भागीदारी निभा रहा है। इसरो के बाकी मिशन की तरह ही गगनयान मिशन भी काफी किफायती होगा और इस कार्यक्रम की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए से कम होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ इसरो कमर्शियल स्पेस सेक्टर में भी अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। 23 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से NSIL द्वारा 36 वनवेव उपग्रहों के पहले सेट का प्रक्षेपण किया था। LVM-3 रॉकेट के जरिए हुआ पहला लॉन्चिंग अभियान था। इसकी सफलता के बाद अब तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी कि IPRC के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट केंद्र में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान संबंधी सफल परीक्षण किया गया। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इसरो के सबसे भारी रॉकेट का इंजन है। इसरो ने बताया कि यह इंजन LVM-3M3 मिशन के लिए बनाया गया है, जिसके तहत वनवेव इंडिया 1 के अगले 36 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि लंदन स्थित उपग्रह संचार कंपनी वनवेव के उन उपग्रहों को इसरो की व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अगले साल की शुरुआत में प्रक्षेपित कर सकती है। LVM-3 की खासियत की बात करें तो इसरो का सबसे भारी रॉकेट है और ये 4 टन तक के उपग्रहों को भू समकालिक कक्षा में भेजने में सक्षम है। LVM-3 रॉकेट का क्रायोजेनिक ऊपरी चरण C-25 चरण CE-20 इंजन से संचालित होता है। यह इंजन निर्वात में 186.36 kN का थ्रस्ट पैदा करता है। रॉकेट की उड़ान से पहले इस टेस्ट का प्रमुख उद्देश्य हार्डवेयर की मजबूती की पुष्टि करना, इसकी सभी प्रणालियों के प्रदर्शन का आकलन करना था। इसके साथ ही उड़ान संचालन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को मिशन की जरूरतों के मानकों को पूरा करने के लिए ट्यून करना भी था। परीक्षण डेटा के विश्लेषण ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन सिस्टम के संतोषजनक प्रदर्शन की पुष्टि की। अब इस इंजन को LVM-3M3 रॉकेट के लिए तैयार किए जा रहे C-25 उड़ान चरण में असेंबल किया जाएगा। वहीं वनवेव का कहना है कि NSIL और इसरो के साथ इसकी साझेदारी ने 2023 तक पूरे भारत में कनेक्टिविटी प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। लद्दाख से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक वनवेव न केवल उद्यमों के लिए बल्कि कस्बों, गांवों, नगर पालिकाओं और स्कूलों के लिए भी सुरक्षित समाधान लाएगा, जिसमें देश भर में सबसे कठिन क्षेत्रों तक पहुंच शामिल है। वनवेव के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा कि इस लॉन्चिंग के साथ ही धरती की निचली कक्षा में 648 उपग्रहों का बेड़ा तैयार करने की कंपनी की योजना का 70% यानी कि 462 उपग्रह का समूह पूरा हो जाएगा। केवल 4 और लॉन्च के साथ ही ये बेड़ा दुनिया भर में उच्च गति वाली तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने लगेगा। वनवेव को 6 लॉन्च की जरूरत थी, जो यूक्रेन और रूस जंग की स्थिति के कारण विलंबित हो गए। वनवेव के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा कि कुछ अन्य मिशनों को आगे पीछे किया गया है, तब जाकर प्राथमिकता के आधार पर 2 लॉन्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सैटेलाइट से देश के उन हिस्सों में ही इंटरनेट पहुंचाया जा सकेगा जहां कनेक्टिविटी पहुंचाना संभव नहीं है। दोस्तों, वनवेव लिमिटेड एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जिसका मकसद है सरकारों और व्यवसायों को इंटरनेट कनेक्टिविटी देना। जिस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की बात की, उसके तहत कंपनी 648 उपग्रहों के समूह को निचली ऑर्बिट में सेट कर रही है। इस हालिया लॉन्च को मिलाकर अब तक 462 उपग्रह अपनी जगह ले चुके हैं। अगले साल की जनवरी में भी वनवेव 3 आधुनिक मिशन का ऐलान कर चुका है। इसरो से पहले रूसी रॉकेट्स वनवेव की सैटेलाइट्स को लॉन्च करते थे, लेकिन यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वनवेव ने विरोध में रूसियों के साथ सौदा रद्द कर दिया, जो भारत के लिए काफी फायदा लेकर आया। विशेषज्ञों का कहना है कि रूसी रॉकेट की सेवाएं लेने वाले देश अब अन्य विकल्पों की ओर देख रहे हैं। हालांकि अधिकांश देश अमेरिका और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियों की सेवाएं ले रहे हैं, वहीं कई देश भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत इस स्थिति का लाभ उठा सकता है।